हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आधुनिक भारत जो हम स्पेक्ट्रम से कवर कर रहे हैं, उसमें हमने अभी तक देखा पुर्तगाल ने किस तरह भारत की तरफ व्यापार के कदम बढ़ाए, किस तरह उन्होंने यहाँ से व्यापारिक से एक गोवा जैसे क्षेत्र को जीता और वहाँ अपने किलेबंदी की और विभिन्न अन्य जगहों पर भी केवल किलेबंदी की। जैसे अलग स्ट्रेट थे, मलक्का स्ट्रेट, अदन की खाड़ी और गल्फ ऑफ अडेन, जो उन जगहों पर भी उन्होंने कब्जा किया। कुल मिलाकर जो सामुद्रिक हिस्सा था उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। जैसे इस व्यापार पर, पूरब के साथ व्यापार और भारत के साथ जो व्यापार पर उनका फुली कंट्रोल हो गया था। ठीक है, कुछ उनकी गलतियां, कुछ उनके प्रशासन की गलतियां और राजा के ज़्यादा अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण पुर्तगाली शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गई। और फिर उनके संबंध भी मुग़लों से उतने अच्छे नहीं रहे, मुग़ल शासन से, जिसका उनके व्यापार, भारत के व्यापार के साथ एक गलत इम्पैक्ट उनके व्यापार पे पड़ा, उनकी प्रगति पे पड़ा। इसी के साथ हम देखेंगे अब आगे और भी यूरोपीय देश इस व्यापारिक होड़ में हिस्सेदारी के लिए आगे आएंगे। तो उन्हीं देशों में से एक जो आज देश हम कवर करेंगे वो देश है डच, नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसको आज हम कवर करेंगे, ये भी कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट पे था यूरोप के। ठीक है, आप पहले हम इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे, जिससे कि आपको मैपिंग भी समझ में आ जाए कहाँ से डच लोग भारत के लिए मूव कर रहे थे, कौन सी जगह है वो। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का ऐसी तरीका है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे पूरा, इससे हमें चीज़ें। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पे है? जो नॉर्थ सी है वहाँ पर, उसके वेस्टर्न जो कोस्ट है यूरोप का, उस पे है। और ये लंदन चैनल, जो चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, उसको क्रॉस करते हुए ये मिल जाता जाके अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सी में। तो इसी के पास की जो कंट्री है उसको देखो, बेल्जियम उसके पास में है, उससे जुड़ी हुई जर्मनी उसके पास में है, और उसके आगे फ्रांस बाद में इस पूरी होड़ में शामिल होगा। फिर यूनाइटेड किंगडम इस होड़ में शामिल होगा अभी पूरे व्यापारिक होड़ में। ठीक है, और किस प्रकार फिर इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम किस प्रकार पूरे भारत पर कब्जा करता है, 200 साल का राज करता है अंग्रेजों का। ठीक है, नीदरलैंड ये यहाँ पे है। और जिस कंट्रीज का अभी हम जिक्र करके आए हैं, पहले हमने देख लिया है, वो है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एक फेमस जगह है एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम, जो कि जहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, पर्यटन के लिए बहुत ही मशहूर जगह है। हाँ, बेल्जियम की ब्रुसेल और फ्रांस की सब जानते हैं पेरिस। तो ये कोस्टल कंट्री है। ठीक है, अब हम इस पूरे तो होता क्या है कि स्पेन के पतन के साथ होता गया, उस टाइम पे स्पेन और पुर्तगाल एक हो जाते हैं, दोनों जुड़े हुए कंट्री हैं। तो स्पेन का जैसे जैसे पतन होता है, पुर्तगाल की शक्ति भी बिखर गई होती है। 17वीं शताब्दी में डच लोगों ने, इनकी जो रिक्तता आ जाती है व्यापार में, उसको भरने के लिए डच आगे आते हैं। क्योंकि डचों के इतिहास को भी थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। तो 16वीं शताब्दी में डच कैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे दो कारण थे। डच के आने के दो कारण थे, कि कारणों का जिक्र जरूर कर लेना चाहिए, इसी प्रकार हमें फ़ायदा होता है। एक था उनका वाणिज्यिक, व्यापार करना। ठीक है, भारत आने के लिए वाणिज्यिक कार्य था ही। वो कैसे इस सदी में अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाया? उन्होंने किया नौसेना में सुधार, प्रौद्योगिकी में नौसैनिक शक्ति को अपनी बढ़ाया। और चूंकि नौसैनिक शक्ति जिसकी मजबूत होगी, वो इस अरब सागर में, हिंद महासागर में पूरा प्रभुत्व उसी शक्ति का हो जाएगा। तो इतिहास में ये कहते हैं कि वे पुर्तगाल द्वारा जो भी चीज़ें पूरब से यूरोप में लेके जा रहे थे, उन चीज़ों को पूरे यूरोप में बांटने के लिए डच लोग उसमें सहयोग करते थे। डच व्यापारिक संगठन। तो सबसे पहले सामान पहुंचता था लिस्बन में। लिस्बन में पहुंचने के बाद ये सामान एंट्सबर्ग पहुंचाया जाता था, जहां से यूरोप के बाज़ारों में ये चला जाता था। डचों ने जो व्यापारिक संगठन और तकनीकी और जहाज, तो अभी मैंने कहा नहीं, एक व्यापारिक संगठन के बन गए ये संगठन, और जो एक नौसैनिक शक्ति उन्होंने बढ़ाई थी। नौसैनिक शक्ति में क्या क्या चीज़ें बढ़ाएंगे? जो जहाज है
उसमें सुधार करेंगे, जहाज सुधार करेंगे, ठीक है। और जो नौसैनिक है, अपने सेना है, उसको बेहतर प्रशिक्षित करेंगे। तो 17वीं शताब्दी में जो इन्होंने जहाज सुधार किया था उसका नाम दिया था फ्लूट। क्या नाम दिया था? फ्लूट शिप। फ्लूट शिप कैसा शिप होता था? ये बहुत हल्का शिप होता था, इसका खासियत थी ये हल्का था। तो इसको ले जाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हल्का होने के कारण ये बेहद हल्का था, तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, कम लोगों की ज़रूरत। इसको क्योंकि जहाज़ पे तो बहुत सारे लोग जरूर, एक पूरे पूरे गांव की तरह बसाया गया जहाज़ होता है, तो ये हल्का था, तो इसमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, कम ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन था, देखिए टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा होता है, जब भी आप टेक्नोलॉजी में आगे निकलेंगे तो आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ से आगे निकल सकते हैं। तो अभी एआई पे इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो भी कंट्री एआई में ज़्यादा आगे निकल जाएगा, डेफिनेटली वो एक कदम आगे होगा दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए डच लोगों ने बेहद हल्के फ्लूट शिप बनाए और उससे उन्हें कम लोगों की जरूरत पड़ी, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा था उनका वो कम हो गया। अब जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनका अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाए तो वो चीज़ों को और सस्ता यूरोप में दे सकते हैं और उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते थे, तो उसका उन्हें फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसका इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसके कारण ये क्या हुए, पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ हुए और उन्होंने धीरे धीरे, अब देखेंगे पुर्तगाली जो शक्ति थी, जो समुद्रिक शक्ति थी, उस पर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। तो डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। कि क्या हो रहा था, नीदरलैंड में भी स्पेन के ही लोग कब्जा किए हुए थे, क्योंकि स्पेन अब एकदम खराब हो गया, मतलब एकदम उसको क्या हुआ था, पतन हो रहा था स्पेन का, ठीक है। जिसके कारण जो कब्जा किया हुआ था स्पेन के लोगों ने अदर कंट्रीज़ पे, जैसे बाद में देखेंगे ये यूनाइटेड किंगडम अदर कंट्रीज़ को अपने उपनिवेश बनाएगा, ठीक है, उन्हें गुलाम बना लेगा। यही काम स्पेन वालों ने किया हुआ, क्योंकि जब शक्ति ज़्यादा किसी के पास आती है, पैसा ज़्यादा आता है, तो इस तरह काम करते हैं। अब स्पेन पतन के दौर में था, तो नीदरलैंड ने वहाँ से स्पेन वासियों को अपने देश से हटाना चालू किया, और यह काम उन्होंने एक भावना के तहत किया था। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक समझिएगा। ये काम उन्होंने किया था कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक काम और नौसैनिक सुधार जो काम थे उनकी राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत हुए थे। जब भी कोई चीज़ भावनात्मक तरीके से की गई है तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं और रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इस प्रकार उन्होंने पुर्तगालियों से क्या किया, जो मसाले का व्यापार था यूरोप में वो छीन लिया और एक संकल्प भी लिया। तो डचों ने अंग्रेजों के भांति भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दे दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता थी, ये पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी। अब इसकी वाणिज्यिक संगठन और जो व्यापारिक संगठन था उसकी विशेषता क्या थी? ये विशेषता थी, ये पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि इसको धर्म प्रचार करना है ना, इसको कोई ऐसा इस तरह की चीज़ें नहीं करनी थी, उपनिवेश अपने स्थापित करने हैं भारत में आके। इसका केवल एक मोटो था कि ये व्यापार करना है भारत में जाके और उससे धन अर्जित करना है। तो इसके लिए इन्होंने इस व्यापारिक कंपनियों को और बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए होगा, अब जो भी चीज़ें कमाएंगे तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। बाजार के लिए बैंकिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ की शुरुआत कौन लोग करते हैं? डच लोग करते हैं। तो पहला वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया तो हॉलैंड, और दूसरा इसने एक्सचेंज बैंक और क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम स्टार्ट किया। तो इसके बाद जो अगला सुधार हुआ इसमें, वो सुधार था बैंकिंग सेक्टर को लेकर, ठीक है। तो एम्स्टर्डम बैंकिंग हब बन गया। आप समझते हैं एक जगह, ठीक है। इसमें दो तरह की बैंकें आई, उनका नाम लिख लीजिए, एक्सचेंज बैंक और दूसरी बैंक थी क्रेडिट बैंक ऑफ
एम्स्टरडैम। ठीक है, 2 बैंकें आई 1614, 1609 और 1600 की स्टार्टिंग में ही दोनों हुई थी। तो हॉलैंड एक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। एशियाई वस्तुओं की बिक्री जो एम्स्टरडैम में होने लगी थी, इसे पुनः निर्यात व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया था। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षाओं ने जो डच लोगों को क्या किया कि हिंद महासागर और एशियाई क्षेत्रों की ओर मूव कर दिया। वो चाह रहे थे और फ़ायदा उनको मिले और फ़ायदा मिले। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने डचों को पूरब की ओर यात्रा करने को प्रवृत्त किया। और इसके लिए पहला बंदा जो डच था उसका नाम याद रख लीजिएगा, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। तो इसके लिए प्रमुख बंदा जो था, जो डच था, जो सबसे पहले कहाँ पहुंचा 1596 में साउथ ईस्टर्न कंट्री, और 2 कंट्री हैं। सुमात्रा को मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, मलक्का स्ट्रेट जब दिखाई थी मैंने, कोलालमपुर और सुमात्रा। ठीक है, तो अब इसकी आप कभी एक बार पूछा भी शायद गया था कि अंडमान से सबसे निकट कौन है, तो सुमात्रा ही सबसे निकट है। ठीक है, सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा के अलावा कहाँ पहुंचा, बंताम। इन जगह जो पहुंचा उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए एक प्रोत्साहित किया और अगले कुछ ही वर्षों में भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। अब इस जो नई कंपनी बनेगी वो मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा में डच संयुक्त कंपनी BOC की स्थापना हुई। ठीक है, जब ये आए, इसने क्या किया, इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम था उसमें सबसे पहले साउथर्न ईस्टर्न कंट्री तक वो पहुंचा। 1596 में वो बंदा था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन ने सबको प्रोत्साहित किया। और इसके बाद जो कंपनी बनती है, जो डच संसद बनाएगी, संसद एक कंपनी बनाएगी, फॉर्मेशन करेगी, उसका नाम था BOC। और इस BOC का मतलब था डच संयुक्त कंपनी थी। ये क्या थी, ये डच संयुक्त कंपनी। ठीक है, तो उसको हम करें BOC में कई स्वतंत्र और समृद्ध और इसमें जुड़ने लगे, 1 2 3 क्या जुड़ने लगे, जो समृद्ध अन्य डच कंपनियां इससे अटैच हो गई। ठीक है, और इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में, भूमध्य सागर कहाँ पे है, आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि भाई भूमध्य सागर से कौन कौन सी कंट्री जुड़ी हुई है। देखो, मोरक्को जुड़ी हुई है, अल्जीरिया जुड़ी हुई है, तुनिशिया जुड़ी हुई है, लीबिया जुड़ी हुई है, इजिप्ट जुड़ा हुआ है। ये जितनी कंट्री हैं, ये सब कंट्री किसकी हैं, अफ्रीका की। ये सब कंट्री किससे जुड़ी हुई हैं, मेडिटेरियन सी से। उसके बाद यूरोप में देखिए, स्पेन जुड़ा हुआ है, फ्रांस जुड़ा हुआ है, इटली जुड़ी हुई है, ग्रीस जुड़ा हुआ है, साइप्रस जो है ना, साइप्रस वो तो उसका टापू है भूमध्य सागर के अंदर। टर्की है, इधर आप देखेंगे तो सीरिया है, सीरिया के बाद इजराइल है। ठीक है, और इजराइल के बाद जो अभी लेबनान है, ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं, मेडिटेरियन सी के साथ। तो जब भी कोई सी की बात आ जाए, और चूंकि इस बार बहुत ही संभावना है कि मेडिटेरियन सी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इस पूरे मैप को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि भूमध्य सागर के पूर्व में इनको
अनुमति मिल गई और इस कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। कहाँ स्थित था? बेटविया। और कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ था? केंद्र था बेटविया में। बेटविया की जगह है वहाँ पे। क्या मिल गया? भूमध्य सागर के पूर्व में परमिशन। ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए भारत में डच व्यापार की स्थापना जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप नोट्स जब बनाइएगा तो इंडिया का एक मैप बना लीजिए छोटा सा। कुछ नहीं करना है, एक इंडिया का आपको मैच ऊपर हेडिंग डाल देनी है कि भारत में डच व्यापार की स्थापना, और यहाँ बनाइए इंडिया का एक छोटा सा मैप। जब भी आप मैप बनाइए उस दौर का तो प्लीज़ पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान बांग्लादेश को मैप में दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप पास्ट का मैप बना रहे हैं, उस टाइम एक अविभाजित भारत था। ठीक है, और अगर अभी का मैप बनाएंगे तो आपको फिर पाकिस्तान अलग से दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मॉडर्न उस टाइम के मैप को उसी टाइम के प्राचीन मैप की जैसा होना चाहिए। बस आप ब्रीफ कर दीजिए कि अभी ये हिस्सा इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। क्योंकि हमें बस ये समझना है कि डच व्यापारिक स्थापना किस किस जगह इंडिया में हुई है और साउथ ईस्टर्न कंट्री में कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती दी थी। क्योंकि पुर्तगाली सत्ता ने किसको हटाया था? अरब मुसलमान व्यापारियों को इस जगह से। अब पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देने के लिए कौन आगे आ गए थे? वो आ गए थे डच। डच क्यों आगे आ गए थे? क्योंकि उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत वो काम कर रहे थे। उनकी जो वाणिज्यिक संगठन था वो पूर्णतः एक व्यापारिक संगठन था। उनकी नौसैनिक शक्ति ज़्यादा थी, उनके जहाज इतने हल्के थे, और वो पूर्णतः कैसे थे? केवल और केवल व्यापार करने भारत आ रहे थे। इसके लिए उनको जो शक्ति ऑलरेडी वहाँ पर पुर्तगाली शक्ति वहाँ ऑलरेडी व्यापार कर रही थी उसको आउट करना था। तो आउट करने के लिए उन्होंने चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और अनेक व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करना स्टार्ट किया। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकेट, अब देखो पुलिकेट मैंने आपको पहले ही बताया था, दो स्टेट जो उस टाइम तो क्या रहे होंगे पता नहीं, लेकिन आज के डेट में आंध्र प्रदेश और पुलिकेट लेक है ना यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। तो पुलिकेट स्थित गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियाँ, तो पुलिकेट में याद रखिए पुलिकट में है गैलरिया को छोड़कर सब बस्तियां अदुर्गीकृत थी। मतलब उन्होंने एक दुर्गीकरण किया था, फोर्टिफिकेशन किसका किया था? गैलरिया का किया था, जो कि पुलिकट में थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर डचों ने अपनी कंपनियां स्थापित की। उन्होंने देखो वेस्टर्न घाट पर भी और ईस्टर्न घाट दोनों जगह अपनी कंपनियां बनाई। तो सबसे पहली जो कंपनी उनकी थी वो थी मछलीपट्टनम। ये वही दौर है जब अंग्रेज भारत की तरफ व्यापार करने के लिए 1600 में उन्होंने चार्टर एक्ट उन्हें मिल गया था एलिजाबेथ प्रथम से, वही दौर है। तो मछलीपट्टनम ओवरलैपिंग होगी अंग्रेज और डचों की, यहाँ पे देखना भी। मछलीपट्टनम 1605 में। ठीक है, उसके बाद 1610 में, जहाँ मैंने अभी पुलिकेट बताया था, तो पहला स्थापना कहाँ किया है? मछलीपट्टनम में किया है। ठीक है, पहला व्यापारिक केंद्र पूर्वी हिस्से में वहाँ बनाया है मछलीपट्टनम में। 1610 पुलिकेट। फिर उसके बाद सूरत महत्वपूर्ण एक जगह है, सूरत में अंग्रेज भी अपनी कारखाना खोलेंगे। 1613 में खोल देते हैं वो लोग। 1616 सूरत, और 1641 में बम्बलीपट्टनम। पट्टनम। देखिए कारिकल बाद में आएगा ये।
1645 है कारिकल में। उसके बाद जो हिस्सा आज की डेट में एक अलग देश है, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, चिंसुरा तो भारत में ही है, ठीक है, बिल्कुल नीचे है चिंसुरा। अभी यहाँ पर उन्होंने 1653 में अपनी एक फैक्ट्री बनाई। 1658 में कासिम बाजार, फिर पटना, थोड़ा अंदर आए, बिहार तक आ गए थे ये लोग। पटना में बालासोर, नागपट्टनम, क्योंकि ये व्यापारिक एक तरीके से को पोर्ट था जहाँ से चीज़ें यहाँ से ले आकर साउथ ईस्टर्न कंट्री को भी बेच रहे थे। उसके अलावा 1663, देखिए महत्वपूर्ण जगह जो कि पुर्तगालियों के हिस्से में थी, कोचीन, उस पर भी अपनी फैक्ट्री बनाई, कोचीन, ठीक है। तो इसका मतलब पुर्तगालियों को आउट कर रहे थे धीरे धीरे। तो ऐसे आप मैप बना देंगे और लिख देंगे तो एग्जामिनर्स को भी पेपर में समझ में आता है कि यू नो अबाउट इट, कि कहाँ कहाँ उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई, ईस्टर्न कोस्ट पे कहाँ कहाँ बनाई, ये बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के बाहर भी डचों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। वो जगह थी, डचों ने अम्बियोना 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। 3 जगह लिख लीजिए, नोट्स बना के नोट करके लिखिएगा इसको। 1605 सबसे पहले इन्होंने एम्बोयाना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एम्बोयाना कहाँ पे और अभी किस नाम से जाना जाता है। 1619 मसाला द्वीप, इससे आपको ये समझ में आए कि डच लोग कहाँ कहाँ उन्होंने अपने भारत के बाहर भी कहाँ कहाँ अपना व्यापार स्थापित किया था। 1658 श्रीलंका, क्योंकि देखिए अब श्रीलंका में मैंने आपको पहले उसी दिन बताया था कि मलक्का स्ट्रेट, श्रीलंका, मसाला द्वीप, इन सब जगह कहाँ किसने किया था, पुर्तगाल ने अपना स्थापित किया था। मलक्का द्वीप, मलक्का 1641, इसको भी डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। श्रीलंका को छीना, मलक्का को छीना और पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की, ठीक है, पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में, अब मैं आगे जब बढ़ूंगा उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि भारत के व्यापार, एम्बियोना 1619 में, मसाला द्वीप कहाँ है 1658, श्रीलंका सभी जानते हैं, लेकिन एम्बियोना कहाँ पे है ये नहीं हम लोगों को बहुत पता है और कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इसको ही देखेंगे सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस मैप में ये देखिए एम्बोन लिखा है ना, दैट इज़ द एम्बोयाना, प्राचीन नाम इसका अब एम्बोयन की बे है, खाड़ी ऑफ एम्बोन। और यहाँ पे एक बांडा सी है, ये याद रख लीजिएगा। ये पूरा इस मैप में देखिएगा, यहाँ पर सुमात्रा ये रहा, ये आपका ऊपर है बोर्नियो, ठीक है, मलेशिया के नीचे। उसके बाद इंडोनेशिया, पूरे इंडोनेशिया के द्वीप समूह, उन्हीं में से एक ये है, ठीक है। और यहीं पे जो सुमात्रा और ये जो जगह हैं ये सारी क्या कहलाती थी, मसाला द्वीप कहलाती थी। सुमात्रा है, मलेशिया है, ये सब मसाला द्वीप के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अभी हम तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो भी हिस्सा पुर्तगालियों के हिस्से में था, धीरे धीरे वो किसके तरफ मुड़ गया था, डचों के। तो डचों ने जहाँ इंडिया में भी फोकस किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने जो इंडोनेशिया के द्वीप समूह थे वहाँ पर मसाला द्वीप, सुमात्रा, श्रीलंका, इन जगहों पर भी अपने कब्जे स्टार्ट कर दिए। अब भारत में अपने व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों, अब उन्होंने यहाँ पे थोड़ी कूटनीतिकता भी स्टार्ट की, लेकिन वो पूरी ये चीज़ें किसके लिए कर रहे थे, केवल और केवल अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला अपने व्यापार को और बेहतर बनाना। कैसे करेंगे, अपने व्यापार को और सुदृढ़ करने के लिए इंडिया में उन्होंने एक तरीका निकाला। वो तरीका था
स्थानीय राजाओं से सहयोग, शासक से क्या हेल्प, हेल्प कैसे, वो व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी और वो हेल्प थी, क्या थी, ट्रेड प्रॉफिट्स, ठीक है, या ट्रेड जो लाभ मिलने स्टार्ट हुए वो। तो इनमें से प्रमुख था, शासकों में प्रमुख थे गोलकुंडा के सुल्तान। देखो बीजापुर के सुल्तान से जीता था इन्होंने पुर्तगालियों ने, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की थी, तो सभी इनसे दुखी तो थे ही। तो इनके पास जब ऑप्शन उन्हें मिला कि हम व्यापार कर सकते हैं डचों के साथ, तो उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट की डचों की। वहीं पर जो साउथ इंडिया के जो नायक थे उन्होंने भी कम शुल्क पर डचों के साथ व्यापार करने स्टार्ट कर दिया। कोचीन के मुट्टा शासकों ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी। इसके अलावा जो कोचीन थे, कोचीन एक्चुअली किसने कब्जा किया था, पुर्तगालियों ने। फिर बाद में पुर्तगालियों ने अपना रंग भी दिखाना स्टार्ट किया, जो पुर्तगाली ऑलरेडी बहुत क्रूर थे। उन्होंने दास प्रथा, मतलब जो दासों को था उनका खरीद बिक्री और उन पर क्रूरता भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और एक उनका एंगल वो भी था, धर्म वाला एंगल भी था। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय शासक थे वो उनसे थोड़े रुष्ट थे। उन्हीं में एक थे कोचीन के मुट्टा शासक, ठीक है, मुट्टा शासक। मुट्टा शासकों ने भी विशेष उनको सुविधाएं प्रदान की। उसमें दो सुविधाएं थी काली मिर्च के व्यापार पर। तो मुट्टा शासकों ने दिया था काली मिर्च, काली जो मिर्च थी, ब्लैक पेपर्स, उसमें विशेष साधिकार दे दिया था डचों को। इसके व्यापार पर एकाधिकार सा दे दिया था कि को केवल और केवल पुंडाकट से और क्रगनूर से काली मिर्च का जो व्यापार करेंगे वो कौन करेंगे, डच करेंगे। मतलब पुर्तगालियों को एकदम आउट ही कर दिया। उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में भी डचों को चुंगी में थोड़ी हेल्प कर दी थी, रियायत दे दी थी। और जो भी वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से भी मुक्त कर दिया था। तो ये आप इतनी चीज़ें कैसे याद रखेंगे कि स्थानीय शासकों ने डच व्यापारियों के साथ क्या किया, एक तरह से छूट दी उन्हें, उनको रियायत दी। कौन कौन थे, गोलकुंडा के सुल्तान थे, तंजौर मुद्रे के नायक थे, मुट्टा शासक जो कोचीन के थे उन्हें विशेष अधिकार दे दिया, एकाधिकार दे दिया। पूरा कड़ में और क्रगानूर में काली मिर्च के एकाधिकार दे दिया। दक्षिण और उत्तरी कोरामंडल के जो डचों को जो चुंगी लगती थी उसमें रियायत दे दी। कपड़ों के जो मोहर शुल्क लगती थी उसको मुक्त कर दिया, ठीक है, जो कि अन्य विदेशी शक्तियों को देनी पड़ती थी। डचों की व्यापारिक संस्था जो संयुक्त संस्था थी BOC, एक नवीन प्रकार की संस्था थी। क्या था इसमें, इस नवीन प्रकार की संस्था में बहुत सुदृढ़ जो डच व्यापारी थे उससे जुड़े हुए थे। तो ये एक मजबूत संस्था थी। इसने क्या किया, पुर्तगालियों को व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद की, मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण किया तथा निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। 1632 में हुगली क्षेत्र में डचों ने पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। तो वहाँ आप देखेंगे चिंसुरा है, कासिम बाजार है। तो 1632 में आप देखिएगा मुगलों ने भी डचों को हटाना स्टार्ट कर दिया था। तो उनका स्थान कौन लेगा, अब पुर्तगालियों को हटाना स्टार्ट कर दिया तो उनका स्थान कौन लिया, तो डच लोग ले लिए। उन्होंने फिर कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ठीक है। उसके अलावा 1658 में जो श्रीलंका को जीता था डचों ने, उसको से भी उन्होंने जीत लिया। नागापट्टनम को भी जीत लिया। नागापट्टनम चूँकि एक तरीके से विशेष पोर्ट था और UPSC के एग्जाम में भी पूछा गया है कि नागापट्टनम कहाँ है और क्या है ये, तो पोर्ट था ये, ठीक है, पोर्ट में बंदरगाह था मौजूद। यहाँ से वस्त्र जो सूती वस्त्र था उनका व्यापार वो साउथर्न ईस्टर्न कंट्री के साथ करते थे, वहाँ से मसाला लेके आते थे। पूरा कहानी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और ये सब चीज़ें किसके कब्जे में आ गई थी, डचों के कब्जे में आ गई थी। चूँकि डच का फोकस केवल और केवल व्यापार में था तो उन्होंने काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति तो रुचि रखी, बाकी किसी भी चीज़ों में ज़्यादा उन्होंने रुचि नहीं रखी। मसाले मुख्यतः उन्हें इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह थे वहाँ से मिल जाते थे और वही डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को, तो इंडोनेशिया डचों का प्रमुख केंद्र था, इंडोनेशिया मसाला द्वीप।
सिया डचों का प्रमुख केंद्र बन गया। पूरा फोकस डचों का वहीं उस एरिया में ज़्यादा था, और यही रीजन मिलेगा देखना बाद में कि कैसे अंग्रेज इनको यहाँ से आउट करेंगे। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाकर भारी मुनाफा कमाया, और मद्रास के दक्षिण में मद्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एक ये नोट कर लीजिएगा, इन्होंने क्या किया अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए। एक तो ये किया, दूसरा क्या किया, जो पूर्वी कोरोमंडल तट से जो वस्त्र व्यापार किया किसके साथ, साउथ ईस्ट कंट्री के साथ, और उससे क्या किया, मुनाफा हुआ इन्हें, मुनाफा। ठीक है, और इसी में एक प्रमुख था मद्रासपट्टनम वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए प्रमुख जगह। एक काम और इन्होंने किया था, इन्होंने क्या किया था पुर्तगालियों ने, कि जो कामगार होते थे, जो कारीगर होते थे वस्त्र बनाने वाले, उनको क्या करते थे, ये एडवांस में ही पैसा दे देते थे। एडवांस में पैसा देते थे किस तरीके से, जैसे कि किसी का लगान दे दिया, किसी का कर चुकाना है तो पहले से ही पैसा दे देते थे, और उनसे फिर काम करा लेते थे। तो यहाँ पर वो अपने ठेका सिस्टम से उन्होंने अपने वस्त्रों का निर्माण खुद कराना स्टार्ट कर दिया, और ये चीज़ें भी देखेंगे हम अभी। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। अब मछलीपट्टनम जो हमने मैप में पहले बनाया था वहीं पे नोट कर लेंगे हम इस बात को, कि मछलीपट्टनम क्यों प्रमुख था नील के निर्यात के लिए। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। तो डचों ने क्या क्या चीज़ें निर्यात की थी, वो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें निर्यात की थी और क्या क्या चीज़ें वो लेके भारत आ रहे थे। ठीक है, अब इनके वस्तु विनिमय की चीज़ थी या करेंसी का यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग, कैसे भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो निर्यात की वस्तुएं, पहली वस्तु क्या थी निर्यात की, नील। कहाँ से, मछलीपट्टनम से। सोरे, अफीम, रेशम, सूती वस्त्र को कहाँ ले जाते थे, जावा और चीन में, 2 देश ले जाते, जावा और चीन। यहाँ बेचकर क्या कमा रहे थे, लाभ, मजे ही मजे। ठीक है, डच दलालों के माध्यम से, मैंने आपको बताया था डचों ने एक और तरीका निकाला था, वो उन्होंने क्या किया, दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे, कारीगरों से संपर्क कर लेते थे, और कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार देते थे। गोलगोंडा के गांव के निवासी अब लगान नहीं चुका पाते थे, तो वो सीधा पहले उनका लगान चुका देते थे, और लगान चुकाने के बाद वो उनसे कहते थे आप हमारे लिए काम कर दो, सेवाएं ले लेते थे। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। नोट कर लीजिए इसे, कभी भी यूपीएससी ये क्वेश्चन बना सकता है कि चक्री किसका, रेशम की चक्री किसने स्थापित की थी। एक तो उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं ना भारत में, तो रेशम की चक्री, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम था, हाथ से बनाए हुए कपड़ों का काम था, सूती वस्त्र था, रेशम था, जब अंग्रेज़ों ने वो मशीनीकरण किया पूरा, और अपने देश में कच्चा माल ले जाकर वहाँ से रेडीमेड माल लाकर भारत को पाट दिया था, और भारत में सारे उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, उसी दौरान आप देखो 1650 में डच क्या कर रहे हैं, वो कासिम बाजार जो कि भारत का हिस्सा है, वहाँ पर रेशम की फैक्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, भारत के लोगों को ही काम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, सीधा बुनकरों को पैसा दे देते थे कि लो भाई आप हमारे लिए सेवाएं दीजिए। अंग्रेज ये काम नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ से कच्चा माल ले गए, या वहाँ से इंग्लैंड में बनी हुई फैक्ट्रियाँ, उनमें बनाया हुआ रेडीमेड माल उसको लाके भारत में दे रहे थे। एक तरीके से भारत को
उन्होंने मार्केट बना दिया था और भारत के सारे उद्योग धंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया उस दौरान। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। रेशम की चक्री का उद्योग कहाँ लगाया? कासिम बाजार, पश्चिम बंगाल, 1650 को। ओके, अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइम डचों का भारत में आने का है वही टाइम अंग्रेज़ों का भारत में आने का है लगभग, लेकिन अंग्रेज़ों की जो एंट्री लेवल है वो थोड़ी सी लेट है, पीछे है। 1608, 1611, 1608 के अराउंड में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊँ तुर्की भाषा में बात करता है, वो सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो वो थोड़ा सा लेट है, लेकिन वो ग्रो जल्दी करेंगे। उनके पीछे कुछ रीजन है, वो क्यों ग्रो जल्दी करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अभी डच आंग्ल संघर्ष। ठीक है, डच आंग्ल संघर्ष। देखो साथियों, हम लोग का पेपर 25 मई को होगा। ठीक है, तो ये टाइम थोड़ा सा डीमोटिवेट भी करता है हमें। ठीक है, लेकिन डचों को देख के लगेगा ना कि कितना एक तरह व्यापारी थे, फिर उन्होंने राष्ट्रीय भावना के तहत काम किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया इस एरिए में, पूरा पुर्तगालियों को हटाया। तो कंपटीशन के दौर में कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट करती रहें। उन्हीं में मुझे कुछ लाइनें अभी याद आ रही, मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए, तो ये अर्जुन सिसोदिया जी की कुछ लाइनें हैं कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो उन्होंने प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो यही टाइम होता है कि बच्चों भागना नहीं होता है, बस लगे रहना होता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि हम इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कि चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लेन करें और किस तरीके से आप उन चीज़ों को रिकॉल करके रख सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डच और आंग्ला संघर्ष कैसे हुआ, कैसे अब डच केवल सीमित रह जाएंगे साउथर्न ईस्टर्न कंट्रीज से के पास, इंडोनेशिया, मसाला द्वीप तक सीमित हो जाएंगे, और भारत कैसे अंग्रेज कैसे भारत के आने वाले समय के साम्राज्य बन जाए को स्थापित करेंगे, कैसे वो भारत में पूरा कंट्रोल स्थापित करेंगे, उसको देखेंगे अभी। चूँकि 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने अंग्रेजों पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया था। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति, उनकी योग्यता ने इस सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित कर दिया था। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर अब डचों का कब्जा हो गया था। डच क्या कर रहे थे, भारत से जो भी सूती वस्त्र उसको ले जाकर साउथर्न ईस्टर्न कंट्री को दे रहे थे। तो जो पुर्तगाल ने जो चीज़ें स्टार्ट की थी, अब उसका पूरा फायदा डच ले रहे थे। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने, श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर भी काफ़ी आक्रमण किए गए। इवन 1658 में उनको श्रीलंका से तो आउट ही कर दिया गया। 1661 में उन्हें मलक्का से आउट कर दिया गया। 1659-63 में उन्हें कोचीन, मुट्टा शासक, याद आ रहे हैं ना आपको, मैंने अभी पढ़ाया है, वहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप में पुर्तगालियों के वर्चस्व को तोड़ दिया था। लेकिन चूंकि जब तक डच पूरी तरीके से भारत को वो समझ पाते कि यहाँ पर राजनीतिक कंट्रोल स्थापित करना है, इसके उपनिवेश बनाना है, उससे पहले ही अंग्रेज आ जाते हैं। और अंग्रेज डचों के लिए बहुत बड़े कॉम्पिटिटर साबित होंगे और फाइनली वो इंडिया से डचों को आउट कर देंगे। तो लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था, जिन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल में कपड़ा, सिल्क और बिहार में सोल्ट पीटर, सोरा और अफीम, गंगा की घाटी में चावल का उत्पादन किया।
देखिए डचों ने क्या किया, यमुना घाटी बंगाल घाटी में नील, बंगाल गुजरात कोरोमंडल में कपड़ा, सिल्क बिहार में सोरो, इसे सॉल्ट पीटर कहते हैं, और अफीम गंगा घाटी में चावल का उत्पादन किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये कब होते हैं? 17वीं शताब्दी के मध्य से 1650 के टाइम से ये स्टार्टिंग होता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 3 आंग्लो डच युद्ध लड़े गए। चूंकि भारत में भी ये संघर्ष की स्थिति में आ गए थे, तो इसी दौरान ये क्या होता है, यूरोप में भी दोनों के मध्य 3 युद्ध होते हैं। तीन युद्ध होते हैं जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है, और इन युद्धों का रिजल्ट क्या आता है कि अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों को और उसके अलावा और अंग्रेजों को क्या फ़ायदा होता है। भारत में क्या हो रहा था, भारत में देखिए इनको कैसे अंग्रेजों को फ़ायदा होगा, अंग्रेजों को फ़ायदा, क्योंकि 1717 में शाही फरमान मिलता है इनको व्यापार का, कहाँ पे, बंगाल में, और इनको बहुत फ़ायदा होता है उससे। धीरे धीरे मिलता है तो डच पिछड़ने लगते हैं। तो जो घुट्टी पुर्तगालियों को डचों ने पिलाई थी, अब अंग्रेज इस तरीके के फरमान लेकर डचों को पिला रहे थे। भाई स्थानीय शासकों से जब सहयोग मिलने लगता है ना किसी व्यापारी कंपनी को, तो दूसरी कंपनियों को बड़ा टफ हो जाता है उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखना। और इवन यूरोप में भी वो हार रहे थे डच लोग। तो तीसरे आंग्लो डच युद्ध 1672 और 74 में सूरत और बॉम्बे में अंग्रेज की नई बस्तियों के बीच संचार ध्वस्त होने लगे। ठीक है, अब बांग्ला की खाड़ी में 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों का कब्जा कर लिया गया। और 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर, देखो कुछ चीज़ें तीसरे युद्ध में तो हम देखते हैं, इन्होंने ये बोला है किताब में कि सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच जो संचार ध्वस्त होने लगे थे तीसरे युद्ध में। तो चूँकि फाइनली अंग्रेज लोग, एक युद्ध होता है 1759 में 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, और उस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में जो डची महत्वाकांक्षा थी डच लोगों की, वो चकनाचूर हो जाती है। तो इस संघर्ष का परिणाम क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए निकल के आया। एक युद्ध याद रखिएगा, बेदरा। ये बेदरा का युद्ध निर्णायक साबित होता है, निर्णायक। कभी कभी आप लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 1757 लिखेंगे, 1764 लिखेंगे, 1759 को भी लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई अगर डच नहीं हारे होते तो इतना आसान नहीं होता अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित कर पाना। डचों को भी हराया उन्होंने, फ्रांसीसियों को भी हराया, और फिर वो यहाँ के राजा बन के बैठेंगे। ठीक है, 1759 में युद्ध होता है निर्णायक, इसमें डच हार जाते हैं और साउथ ईस्टर्न कंट्री तक सिमट जाएंगे। अब यहाँ पे सिमट के रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो रीजन्स क्या क्या थे कि डच लोग भारत में हार रहे थे। उनके पीछे रीजन देखिए, एक तो अंग्रेजों ने भी वही टैक्टिक अपनाई, अपनी प्रौद्योगिकी को बेटर किया,
और डच चूँकि पहले से भी उपनिवेश था स्पेन के, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कंपेयर टू द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो डेफिनेटली उससे कम थी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो वो भी रीजन एक हुआ। उसके बाद 3 युद्ध होते हैं यूरोप में, डच और यूनाइटेड किंगडम के बीच, इंग्लैंड के बीच। उसमें फाइनली यूनाइटेड किंगडम जीतता है, तो उससे भी उनको उनकी शक्ति में कमी आती है। ठीक है, ये कुछ मेजर रीजन रहे हैं जिससे कि जो पुर्तगाली शक्ति थी वो डच शक्ति थी, उनके भारत में पतन सुनिश्चित हो पाया। तो अब लिखिए भारत में पतन, भारत में डचों के पतन का कारण। पॉइंटों में लिख देते हैं। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन थी। अधीन, पहला रीजन यही। दूसरा, डच अधिकारियों का वेतन कम। कंपनी के प्रति समर्पण कम। ठीक है, इसलिए वो व्यापार, निजी व्यापार को प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, प्रायोरिटी देते थे। चूंकि मैंने वो भी रीज़न दिया था कि हॉलैंड जो है डच है, डच जो हॉलैंड है, नीदरलैंड है, वो काफ़ी समय से क्या रहा था, अधीन रहा था, पराधीन रहा था। तो उसके पास वो पर्याप्त साधन नहीं थे जो इंग्लैंड के पास, क्योंकि इंग्लैंड सदैव स्वाधीन रहा है। और दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि इंडोनेशिया जो मसाला द्वीप था, तो डच लोग का मुख्य प्रमुख केंद्र उन्होंने कहाँ ध्यान केंद्रित किया था? ध्यान केंद्रित किया मसालों के द्वीप पर, इंडोनेशिया द्वीप समूह में। और इस प्रकार आप देखेंगे जो भी शक्ति समुद्री अधिकार खो देगी इस क्षेत्र से, वो शक्ति पूरब में अपनी प्रमुखता नहीं रह सकती है। डचों के साथ भी यही हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसी अंग्रेजों के से युद्ध करके अपनी जो शक्ति में कमी लाई थी, इसके कारण के साम्राज्य को कायम रखने में असफल रही। ठीक है, ये कुछ रीजन थे जिसके कारण डच भारत से वो शक्ति के रूप में नहीं बने रहे जो शक्ति वो बन सकते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश करते हैं हम लोग, है ना। कल हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ लोगों ने अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। आज देखिए टॉपिक में 1 घंटा भी नहीं लगा है, ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए।